चलिए लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे सॉल्यूशन के बारे में, मतलब सेल में आगे बढ़े थे। तो एक टॉपिक आया था जहाँ पे हम लोग टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। ऐसे आप लोग सेकंड चैप्टर में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा। देखिए ये जो सॉल्यूशन का जो टाइप है ना, ये कंपेरिजन है, ठीक है, ये कंपेरिजन है। अब जब भी कंपेरिजन होगा तो एटलीस्ट कम से कम दो तो चाहिए ना, चाहे लोग हों। जैसे सपोज आप अगर फर्स्ट आए हैं तो किसी से तो ज़्यादा आए होंगे ना। ऐसा नहीं ना कि आप क्लास में अकेले हैं और कह रहे हैं कि नहीं हम फर्स्ट आ गए। जब आप अकेले हैं तो ना फर्स्ट होगा ना सेकंड होगा, आपका जो नंबर है वही नंबर होगा। कहने का मतलब हम अगर सेकंड आ रहे हैं तो कोई तो हमसे आगे है, अगर हम मोटे हैं तो कोई तो पतला है, तभी हम, अगर हमसे कोई मोटा आ गया फिर हम उसके कंपेरिजन में पतले कहलाएंगे। तो यहाँ भी वो कंपेरिजन ही है, समझिएगा क्या कंपेरिजन है। तो समझेंगे कैसे। द सेल लूज वाटर। अच्छा, ये तो आपको सीधा प्रैक्टिकल दिया गया है। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं किसको है, इसको एक एग्जांपल समझेंगे। जैसे मान के चलिए आपके पास तीन सॉल्यूशन, हम 3-4 सॉल्यूशन यहाँ पे रख दे रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो है ना, इसमें सॉल्यूट 30% है, इसमें 40% है, इसमें 50% है, इसमें 20% है, इसमें भी 40% है, ठीक है। और वॉल्यूम सबका V है, इसका भी वॉल्यूम V। अब वॉल्यूम सेम रहेगा तभी ना हम लोग करेंगे, वॉल्यूम अलग अलग नहीं रहेगा। ये सॉल्यूशन A हो गया, ये सॉल्यूशन B, ये C, ये D और ये आपका E, ठीक है, सॉल्यूशन E। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग अगर लिखें कि सॉल्यूशन A विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन B, क्या कहेंगे। सॉल्यूशन A को किसके रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में क्या कहेंगे, तो हाइपोटोनिक कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं सॉल्यूट कम है और इसमें सॉल्यूट क्या है, ज़्यादा है। लेकिन इसी सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन A विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन D क्या कह रहे हैं, हाइपरटोनिक कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि अगर हम D से कंपेरिजन करें तो D में कम है और इसमें क्या है, ज़्यादा है। अब हमारा A जो है वो क्या हो गया, हाइपरटोनिक। किसके कंपेरिजन में, D के कंपेरिजन में। समझ में आ रहा है। अब इसी तरह से अब देखिए सॉल्यूशन एक ही सॉल्यूशन है, A यहाँ भी है, A यहाँ भी है। कंपेरिजन, सॉल्यूशन चेंज हो गया, कंपेरिजन की चेंज हो गया उनका किसके साथ, तो उनका नाम क्या हो गया, प्रॉपर्टी क्या हो गया, चेंज हो गया। समझ में आया। अगर हम बात करें, हटा दीजिए, अगर हम बात करें यहाँ पे सॉल्यूशन B विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन आपका C, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक। अगर यही बात करें सॉल्यूशन V विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन आपका E के रिस्पेक्ट में, B का E के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक। मतलब कि ये जो जितना अमाउंट इसमें है उतना ही आपका कंसंट्रेशन सॉल्यूट का इसमें है, तो ये क्या हो गया, आइसोटोनिक। तो सॉल्यूशन यहाँ पे, अब देखिए, अब अगर सेल को हम लोग प्लेस करें, यहाँ पे दिया गया जो आपके बुक में दिया गया है, ये समझ गए, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक कंपैरिजन है। व्हेन अ सेल लूज वाटर इफ द मीडियम हैज लोअर वाटर कंसंट्रेशन, मतलब आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर रख दिए, मतलब सॉल्यूट ज़्यादा है लेकिन उसमें वाटर क्या है, कम है, तो सेल से पानी बाहर निकलेगा और क्या करेगा, वो श्रिंक करेगा। क्या करेगा, सेल क्या करेगा, श्रिंक करेगा। ये याद रखिएगा। अगर हम लोग सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दें तो वो पानी एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और स्वेल होगा, ठीक है, फूल जाएगा ना ऐसे करके। फ्लैसिड कह सकते हैं, नहीं टर्जिट कहते हैं, टर्जिट। फ्लैसिड मतलब तो ये क्या होता है ना, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है कि सेल गेन वाटर, समझ गए। तब है द सेल मेंटेन द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हम लोग डाल दिए सेल को, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, तो ना सेल श्रिंक करेगा ना स्वेल करेगा। वो क्या करेगा, ज्यों का त्यों, मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो यही था आपको हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक बारे में।
तब हम लोग चलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स एंड इट्स फंक्शन। ऑलमोस्ट देखिए ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को पढ़ना नहीं है, क्लास 9th में है, इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश किए हैं कि शॉर्ट में ऑलमोस्ट जितना भी आपका जानकारी है आपके लिए ज़रूरत है उसको हम लोग लेके आए हैं। तो ध्यान से देखते चलेंगे हम लोग। न्यूक्लियस, तो सबसे पहले जैसे ही न्यूक्लियस आया तो ये तो बता रहे हैं कि इट इज़ अ डार्क कलर स्फेरिकल एंड ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर। नियर द सेंटर बोले, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर, क्योंकि प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है ना वो साइड में होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वैक्यूल बहुत बड़ा साइज का होता है। न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो ये याद रखिए। तो ब्रेन का क्या काम है? हमारे ब्रेन का क्या काम है? बॉडी के जितने मेटाबॉलिक एक्टिविटी सबको कंट्रोल करना। तो न्यूक्लियस सेल में न्यूक्लियस का क्या काम है? उसके बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है सबको क्या करना? कंट्रोल करना। न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल इन द सेलुलर एक्टिविटी प्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन, दैट इज कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ऑलमोस्ट बताइए है। अब न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होता है। जेनेटिक मटेरियल में क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम किससे बना था? क्रोमेटिड से बना होता है। तो लिखा है द क्रोमेटिड मटेरियल गेट ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम। किसमें? न्यूक्लियस में। द क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। अब क्रोमोसोम के पास क्या है? डीएनए। वो इंफॉर्मेशन है पेरेंट्स का उसके न्यू जनरेशन के लिए, ठीक है। एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल, और प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। द फंक्शन ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन्स। फंक्शनल फंक्शनल सेगमेंट क्या होता है? जीन होता है। ये डिटेल में इतना अभी नहीं पढ़ना है, 10th में जाएंगे तो पढ़ना है। फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं, बस खाली रीड कर लेना है, इसको रीड कर लेना है, ठीक है। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया न्यूक्लियस इज नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हेंस इट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में हम लोग बताए थे। और जिसमें न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक। तो न्यूक्लियस के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कैटेगराइज करते हैं मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन लेस के। तब आ जाइए कि सेल का जो आउटर कवरिंग है वो क्या है? सेल वॉल है। एक सेल की बात कर रहे हैं हम, प्लांट सेल एनिमल सेल की बात नहीं कर रहे, हम सेल की बात कर रहे हैं। तो सेल वॉल कैसा है? तो इट इज अ रिजिड आउटर कवरिंग कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, जर्क से बजाता है। हमारे में सेल वॉल नहीं दिए हैं भगवान, तो गलती कर दिए, गलती किए, थोड़ा प्लांट्स को जो है ना मजबूती प्रदान कर दिए। कितना अच्छा होता हम लोग में भी सेल वॉल होता तो हम लोग भी मजबूत रहते और स्ट्रेंथेबल रहते, ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता? हम लोग भी रिजिड हो जाते हैं। रिजिड मतलब ना हम लोग मूव कर पाते, जैसे प्लांट मूव नहीं करता तो हम लोग भी मूव नहीं कर पाते, ठीक है। तो क्रिकेट कैसे खेलते? समझ में आ रहा है? स्कूल कैसे जाते? कुछ नहीं कर पाते। अच्छा है ना सर स्कूल नहीं जा पाते, ठीक है। नहीं तो स्कूल तो जाना ही था समझने के लिए। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट सेल। When a living cell loses water, इसलिए जानते हैं सेल वॉल हमारे बॉडी में नहीं है। When a living cell loses water, there is shrinkage of the content of the cell away from the cell wall. This phenomena is called plasmolysis. ये होता क्या है ना, इस फिनोमेना को समझिएगा। ये क्या होता है ना, जैसे मान लेते हैं ये आपका सेल है, ये सेल वॉल है, और ये जो है ना आपका सेल है। जब ऑलमोस्ट जितना भी मिनरल्स आयन चाहिए था वो सब है, तब अगर ये इसका पानी ख़त्म हो गया, पानी क्या हो गया? ख़त्म हो गया, तो ये जो सेल वॉल है ना ये ऐसा ही रहेगा, लेकिन जो अंदर का जो मटेरियल है ना वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्यों? ये श्रिंक कर गया। ये क्या हो गया? इसी को कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ठीक है। जो यहाँ पे आपको बताने की कोशिश है प्लाज्मोलिसिस, इस प्रोसेस को कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। और जब श्रिंक करके, अब देखिए अगर सेल वॉल है तो ये क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है, इसको अभी भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, जितना भी सिकुड़ जाए इससे कोई बाहर से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तब क्या है कि अगर समय रहते टाइम के पहले, डेड होने से पहले, अगर जिसका इसका कमी है वाटर वगैरह अगर मिल गया तो फिर से ये अपने शेप में क्या करेगा? अपने शेप को क्या करेगा? रीगेन कर लेगा, ठीक है, अपने शेप में आ जाएगा। तो ये जर्क से बचाया कौन? या मरने से बचाया कौन? सेल वॉल रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तब इसके आगे है द सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ द प्लांट, द सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ द प्लांट्स, फंगी, बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडियम विदाउट बस्टिंग। मतलब ये प्रोवाइड करता है कि अगर ये एसिडिक मीडियम है या बाहर इन्वायरमेंट में है तो ये फटने से, खराब होने से बच सके थोड़े समय के लिए। एवरी सेल हैज फ्लूइड मैट्रिक्स इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म। द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म इज टुगेदर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। और ये टर्म याद रखिएगा, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एक साथ प्रोटोप्लाज्म कहते हैं।
द प्रोटोप्लाज्म टर्म बाय क्वाइंड बाय परकिंजी, एक साइंटिस्ट थे परकिंजी साहब, जिन्होंने दिया, दोनों को एक साथ एक नाम दे दिए और क्या किए। और भी जो इंटरनल ऑर्गन्स क्या क्या हैं सेल के अंदर, तो आपका एंडोप्लाज्मिक, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड वैक्यूल्स। इसी में से आगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, देखिए हड़बड़ी नहीं, आराम से हम लोग पढ़ते चलेंगे। बीच में वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं डिटेल में, वहाँ पे धीरे धीरे लिख के बताया है। यहाँ ऑलमोस्ट टाइप किया हुआ है, तो आपको कॉपी करने में दिक्कत नहीं होगा। और ये नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहेगा, तो वहाँ से डिस्क्रिप्शन से भी जाके आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। ठीक है, दो टाइप का, स्मूथ और आपका रफ। स्मूथ कब है? तो जब आपका राइबोसोम इसके सरफेस पे प्रेजेंट नहीं है। रफ कब है? जब इसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट। इट इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। लार्ज नेटवर्क बताए ही थे जब स्ट्रक्चर बता रहे थे, तो कि अगर ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है ना, मान लेते हैं ये है, तो यहाँ पे यहीं से जो है ना ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो है आपका ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इसी के सरफेस पे आ गया आपका राइबोसोम, तो इसको कहते हैं RER, और सरफेस पे नहीं है तो इसको कहते हैं SER। ठीक है, इसको साउथ ईस्ट रेलवे मत पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं आ रहा है तो इसको आप स्मूथ आप पूरा लिखेंगे अपने नोट्स में। ठीक है, शॉर्ट में टीचर्स लिखते हैं, हम लोग स्टूडेंट का भी याद होगा, जो सर लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं, तो उनको तो याद है ना, आपको याद नहीं रहेगा। तो आप जो शॉर्ट में लिख रहे हैं उस वर्ड को उसी पेज के ऊपर में या नीचे में उसका फुल फॉर्म भी लिखा करें, नहीं तो पता चला ये SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कब साउथ ईस्ट रेलवे हो गया पता नहीं चला। ठीक है, तब है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ किसको करते हैं? तो राइबोसोम अटैच होता है इसके सरफेस पे, तो हम लोग रफ कहते हैं। और स्मूथ क्या कहते हैं? तो इसके सरफेस पे राइबोसोम नहीं अटैच होता है। मतलब राइबोसोम 2 टाइप का सेल के अंदर, फ्री राइबोसोम, बॉन्डेड राइबोसोम। बॉन्डेड किसके साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। फ्री किसके साथ? तो नॉर्मली अपने नेचुरली फ्री जो पाया जाता है। दे आर द साइट ऑफ द फैट और लिपिड मॉलिक्यूल का सिंथेसिस। और ये क्या है? दे आर द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए यहाँ कहते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड का भी सिंथेसिस होता है। हायर क्लास में जाएंगे इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। चलिए, आपके बुक में दिया हुआ है कि यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस, तो ठीक है। क्यों प्रोटीन का? क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम है। राइबोसोम का उसको हम क्या कहते हैं? फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इतना ज़्यादा लार्ज मात्रा में करता है कि उसके कंपैरिजन में लिपिड का सिंथेसिस कम होता है, तो हम लोग नहीं कहते हैं। लेकिन अगर स्मूथ की बात करें तो इसमें तो राइबोसोम है ही नहीं ना। अब चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो क्या रहा है? लिपिड का सिंथेसिस। तो इसी लिपिड को जो है ना हम लोग बोलते हैं कि ये लिपिड। तो ये कंफ्यूज मत कीजिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसका होता है? लिपिड का सिंथेसिस होता है। लेकिन अगर रफ की बात करें तो ये लिपिड और प्रोटीन का ज़्यादा। तो प्रोटीन चूँकि इतना ज़्यादा मात्रा में होता है तो हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते हैं। ACR help in the functioning of enzymes and hormones to carry out biochemical activity। बहुत सारे बायोकेमिकल एक्टिविटी में। अब ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको बता रहे हैं उतना ही हो गया आपके लिए। ACR डिटॉक्सीफाई मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स फ्रॉम द सेल। सेल के अंदर से अगर पॉइजन कुछ आ गया तो उसको हटाने में हेल्प करता है। ER सर्व एज द चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। सिंथेसिस होता है प्रोटीन और ये सब का सिंथेसिस होता है, और जो फूड मटेरियल इसमें सिंथेसिस हुआ वही कहाँ गया? एंडोप्लाज्मिक गोल्गी बॉडी में, जहाँ पैकेजिंग होता है और सिक्रीशन होता है और कुछ पैकेजिंग होता है फूड मटेरियल का। जो सिंथेसिस कहाँ हो रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और उसी से गोल्गी बॉडी से फिर क्या डेवलप होता है? लाइसोसोम। प्रोटीन एंड फैट्स मॉलिक्यूल प्रोड्यूस बाय ER हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में ये हेल्प करता है, बायोजेनेसिस बनने में, जीनेसिस बनना। ठीक है, तब एक वर्ड आया आपका यहाँ पे लाइसोसोम। ऑर्गेनेल्स है, क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। इतना तो याद रखिएगा ना कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। दे कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सैक विथ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, इसी को हायर क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या पाया था? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और यहाँ पे क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंजाइम्स आर मेडअप किसके द्वारा एंजाइम बन रहा है? RER के द्वारा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के।
टू डाइजेस्ट द वर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स। जो सेल खराब हो गया है, रप्चर हो गया है, उसको ये क्या करता है, बर्नआउट करता है। या कुछ अनवांटेड फूड पार्टिकल्स हैं या कुछ आपके पार्टिकल्स, अनवांटेड पार्टिकल्स हैं जो सेल में इंटर करके हैं, उसको बर्नआउट करने में हेल्प करता है। इसलिए इसको स्वीपर ऑफ द सेल भी कहते हैं। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं, स्वीपर ऑफ द सेल भी कहते हैं। व्हेन द सेल गेट डैमेज, लाइसोसोम में बस्ट एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। अपने सेल को भी डाइजेस्ट करता है, हेंस इट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग। तो एक तो नाम सुसाइडल बैग भी पड़ा, और एक इसको हम लोग कहते हैं क्या, आपका स्वीपर ऑफ द सेल। सेल स्वीपर ऑफ द सेल कहते हैं, क्यों? क्योंकि वो सेल को साफ करने में काम करता है। इट इज द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, इसलिए वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। समझ में आ रहा है? और हमसे इसका ज़्यादा कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं है यहाँ पे। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का जो फिगर है ना, ये इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। और ऐसे पतला पतला होता है, हमारा थोड़ा हाथ भी मोटा है, हाँ ऐसा ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है। F1 पार्टिकल्स इस तरह से आपको दिखेंगे। अब सब में नहीं बनाएंगे, एक दो में बना दिए तो ये मान के चलिए कि ये सब में है। रिस्पिरेशन होता है। अगर इसके हम लोग इसकी बात करें, ठीक है, अगर हम लोग बात करें आपके नेमिंग की, तो समझिएगा ये हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया आपका इनर मेम्ब्रेन, ये जो हो गया आउटर और इनर के बीच का जो स्पेस है उसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन दो के मेम्ब्रेन के बीच का, और तब इसको कहते हैं क्रिस्टाई। ठीक है, इसी पे F1 सेंटर होता है, F1 पार्टिकल कह सकते हैं। ये जो दिख रहा है ना, इसको आप F1 पार्टिकल कह सकते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और रेस्पिरेशन होने में हेल्प करता है। पेरोक्सीजोम भी यहीं पाया जाता है, पेरोक्सीजोम। अब उतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इतने पार्ट से आपके किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के। ये क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। कवर बाई डबल मेम्ब्रेन, आउटर और इनर अभी हम लोग देखे। आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस एंड द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड ऑलमोस्ट दिख रहा है, जिसको हम लोग क्रिस्टाई कह रहे हैं। These folds create a large surface area for ATP, adenosine triphosphate molecule synthesis। एडेनोसिन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ATP is the energy currency of the cell। ATP को क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव ओन DNA एंड राइबोसोम्स, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका अपना DNA भी मिलता है। तो इस तरह से हम लोग जो है ना, अलग स्ट्रक्चर से ऐसे ऐसे करके यहाँ पे कह दीजिए इसका DNA, और ऐसे ऐसे आप कर दें तो यहाँ पे आप इसको राइबोसोम भी दिखा सकते हैं। अपना है तो इसलिए ये डीम्ड बॉडी, डीम्ड मतलब खुद, मतलब ये ऑटोनोमस बॉडी भी कहते हैं इसको। डीम्ड तो ये कॉलेज में होता है जी। ऑटोनोमस बॉडी मतलब खुद से अपने आप को रिपेयर कर सकता है। क्यों? क्योंकि इनके पास खुद अपना खुद का DNA है। देयरफॉर दे मेक देयर ओन प्रोटीन, ये अपना प्रोटीन खुद बना लेते हैं। समझ में? इतना ही आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। तब है आपका प्लास्टिड, आगे वैक्यूल्स, और भी हम लोग ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना, आप लोग बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है। वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, और भी जो बच गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।